नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए बच्चों सभी लोग क्लास में, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। क्लास का टाइम हो चुका है आप लोगों का, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। तो आज आपका 5वां कैप्सूल है। अभी तक आप लोगों को 4 कैप्सूल मिल चुके हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है, डेली आप लोगों की सुबह 7 बजे क्लास होती है। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को कैप्सूल दिया जाता है, और शाम को जो 8 बजे क्लास होती है उसमें आप लोगों को मार्क बूस्टर क्लास दी जाती है। यानी आप लोगों की कुल 2 क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 8 बजे। तो दोनों क्लासेस ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए दोनों क्लासेस को अच्छे से देखिए और उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं उनको अच्छे से तैयार करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर करेंगे इसका। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम, ये तीनों राज्य जो हैं वो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं, मैकमोहन बोलते हैं, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैकमोहन किसे बोलते हैं? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो गौहर गौथा और गौहर माया, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताना है आप लोगों को। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और आप लोगों को पता है, आज आप लोगों का यूपी कैटेट 2018 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज शाम वाली क्लास में शाम को 8 बजे आप लोगों को यूपी कैटेट 2018 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था। तो इसको पहले से शेड्यूल कर दिया गया, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो शाम को सभी लोग आएंगे 8 बजे वाली क्लास में, और उसमें देखेंगे कि बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। 2018 में भी बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया था, और 2022 में भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर बना रही है। तो उससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि बांदा यूनिवर्सिटी जो है कैसा पेपर बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी यूनिट है? समय की, प्रकाश तीव्रता की, लंबाई की, या आवृत्ति की? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी यूनिट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई की। प्रकाश वर्ष जो है वो लंबाई की या दूरी की यूनिट है ये। तो प्रकाश वर्ष इसकी किसकी है? ये लंबाई की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि है? इनमें से आप लोगों को सदिश राशि बताना है। तो सदिश राशि कौन सी है? कौड़ी वेग है, शक्ति है, दाव है, या तुरड़ है? तो इसमें से सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? तुरड़। तुरड़ जो है वो सदिश राशि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को बता दें, आप लोगों में से कल 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप लोगों को जो 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया था उसमें कुछ बच्चे कम क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कोई पेपर ऐसा होता है जिसमें कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाते हैं, तो इससे ये नहीं होता है कि आप सभी में कम अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो उससे आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप लोग अगर कम अटैम्प्ट पर कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगले पेपर में ज़्यादा अटैम्प्ट करने का सोचिए, यानी ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का सोचिए। अभी आप लोगों को 2 मॉडल पेपर और मिलेंगे, पहले वाले में आप लोगों ने सही किया था, दूसरे वाले में कम हो पाया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अभी दो मॉडल पेपर और मिलेंगे, उसमें थोड़ा सुधार करने की कोशिश करिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, घोड़े की गाड़ी खींचना किस नियम पर आधारित है? घोड़ा जो गाड़ी खींचता है वो किस नियम पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, और गति विषयक के नियम पर, या गैलीलियो के नियम पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। घोड़े की गाड़ी खींचना ये जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे आधारित है। किस पे? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, रॉकेट का उड़ने का सिद्धांत है। रॉकेट का उड़ने का सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, या द्रव्यमान संरक्षण पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण पर। किस पर है? संवेग संरक्षण पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संवेग संरक्षण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका, आकार के अनुसार कौन सही है? आकार के अनुसार, आकार के अनुसार कौन सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आकार किसका ज़्यादा होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों सही होगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस दिया हुआ है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 माइनस दिया हुआ है, वैसे इसमें 8 होते हैं, और 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 1 दिया हुआ है तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो 10 वाला बड़ा होगा, फिर 9 वाला होगा, फिर 8 वाला होगा। इसमें आकार पूछा गया है, आकार के अनुसार कौन सही है? तो सबसे बड़ा O2 माइनस है, और उससे छोटा O माइनस है, उससे छोटा O है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसमें से, तो SnO2 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SnO2 क्या है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, L3 है तो M के मान होंगे। L3 है तो M के मान क्या होंगे? तो आप लोगों को बता दें, M का मान जो होता है, M का मान जो होता है वो -L से +L तक होता है। -L to +L, -L to +L तक, -L से लेकर +L तक M का मान होता है। और कल एक बच्चा कोई कमेंट कर रहा था, कल के क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें क्या क्वेश्चन था अभी देख रहे हैं। उसमें कल आप लोगों को दिया गया था D3 में किसका मान पूछा था? तो D3 में M की वैल्यू पूछी थी। D3 में M की वैल्यू क्या होगी? तो M की वैल्यू पूछी थी D3 में। D3 में M की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दें, M की वैल्यू जो है वो किस पे निर्भर करती है? तो L पर निर्भर करती है। M की वैल्यू L पर निर्भर करती है। M की वैल्यू जो होती है वो -L से +L तक होती है। तो यहाँ पे पहले आप लोग L की वैल्यू निकालेंगे। D3 में L की वैल्यू क्या होगी? तो आप लोगों को पता है S, P, D और F, ये 4 होते हैं। तो S में L की वैल्यू क्या होती है? S में L की वैल्यू वो जो होती है वो 0 होती है, P में 1 होती है, D में 2 होती है, और F में क्या होती है? F में 3 होती है। तो ये होती है इसकी L की वैल्यू। तो D3 दिया हुआ है, तो D में L की वैल्यू कितनी होगी? D में L की वैल्यू 2 होगी। तो अब इसमें M का मान पूछा है, तो M का मान, ये कल वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कल वाला क्वेश्चन देखिए, D3 आप लोगों को दिया हुआ था, D3 में M की वैल्यू पूछी थी। M की वैल्यू क्या होगी? तो L की वैल्यू तो अभी इसमें निकाल ली, 3 होगी, क्योंकि D में देखो S में L की वैल्यू 0 होती है, P में 1 होती है, D में 3 होती है, वो D में 2 होती है, सॉरी D में 2 होती है, और F में क्या होती है? F में 3 होती है, F में 3 होती है। HPDF 4 होते हैं, 0 1 2 3 होती है। तो L की वैल्यू 2 निकल आई, तो M की वैल्यू क्या होती है? M की वैल्यू होती है -L से +L तक, -L to +L तक, +L तक ये L की वैल्यू होती है। तो L की वैल्यू क्या निकली है? L की वैल्यू 2 निकली है, तो इसका M का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 कोमा प्लस वो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 कोमा 0 कोमा +1 कोमा +2, यानी ये आ जाएगी आपकी M की वैल्यू। कल वाला क्वेश्चन था ये, तो इसका ये ऑप्शन से, ये उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था,
तो ये उसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे उसको। कल एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था और मैसेज भी किया था, वो फ़ोटो भी भेजा था, तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उस पर भी क्लियर कर दिया गया था, फिर यहाँ पे भी बता दिया गया है आप लोगों को, जिससे आप लोगों का भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है L3 दिया हुआ है, तो L3 में m का वैल्यू क्या होगा। m का वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे आप लोग। m का वैल्यू क्या होता है, -L से +L तक होता है, -L2 + L, -L2 + L तक होता है। तो L3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा -3 से लेकर +3 तक, यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो -3 भी आ जाएगा इसमें, -3 भी आ जाएगा और +3 भी आ जाएगा। -3 +3 ये दिया हुआ है, और +-2 +-1 और 0, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। -3 से लेकर +3 तक इसमें सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ऐसे ही आप लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल आप लोग ये याद रखिए, m की वैल्यू जो है वो किस पे निर्भर करती है, l की वैल्यू पे निर्भर करती है। और l की वैल्यू जो है वो SP-D-F 4 होते हैं, SP-D और F। तो S में l की वैल्यू 0 होती है, P में 1 होती है, D में 2 होती है, F में 3 होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये दिया हुआ है क्रोमियम Z=24 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बताना है। इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, तो एटॉमिक नंबर इसका दिया है 24, एटॉमिक नंबर 24 दिया है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा कॉपर और क्रोमियम जो होते हैं वो होल्ड के नियम के अपवाद होते हैं, वो अफवाह के नियम के अपवाद होते हैं। तो कॉपर और क्रोमियम जो होते हैं वो अफवाह के नियम के अपवाद होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 24 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। क्या होगा, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 4s1 आएगा यहाँ पे, और 3d5 आएगा। 4s1 क्यों आया है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ये जो है कॉपर होता है और क्रोमियम, ये दो अपवाद होते हैं। इसमें s में 1 कर दिया जाता है, वैसे s में 2 रखा जाता है हर एक जगह। पहले वाला सेल पूरा भर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट सेल में भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस सेल को आधा भरने के लिए क्या किया जाता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाता है। क्योंकि आधा अगर सेल भरा होता है तो उसका वो स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। तो स्थायित्व ज़्यादा होता है उसको, कम भरे सेल से आधा भरा जो सेल होता है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है 4s1 और यहाँ पे आ जाता है 3d5। तो इसलिए यहाँ पे अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने आप लोगों को। इसमें सब में तो क्या होंगे, इसमें सब में आप लोगों के युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, तो 4s1 और 3d5 में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें, 4s1 और 3d5। तो इनका आप लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो S में कितने डिब्बे होते हैं, S में आप लोगों का 1 डिब्बा होता है। और D में कितने होते हैं, देखो S, P, D और F। S में 1 डिब्बा होता है और P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। तो इसमें आप लोगों का 4s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भर गया इसमें। और इसमें आप लोगों को 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 डिब्बे बन गए। तो इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 और 5। ये सब कैसे हैं, तो सब अयुग्मित हैं। इसमें युग्मित कैसा होता है, तो युग्मित अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो ये युग्मित हो जाते। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे अयुग्मित हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आपका यहाँ से हो गया और 5 यहाँ से हो गए। 1 2 3 4 5 यहाँ से हो गए। तो टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, टोटल जो है वो 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 6 है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार क्लास को पीछे करके देख लीजिए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो अपवाद है, इसलिए इसमें 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। वैसे सब में क्या होता है, पहले s में पूरे भरे जाते हैं, उसके बाद अगले कोष में भरे जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह है आपका, निम्न में किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं जो हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं स्टोमेटा में। इसको इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। ये स्टोमेटा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी थी? जेनेरा प्लांटेरम जो पुस्तक है वो बेंथम तथा हुकर ने लिखी थी। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, और आप लोग क्लास को, जो लोग लाइक नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है आज शाम को 8 बजे आप लोगों का बांदा यूनिवर्सिटी ने जो 2018 में पेपर कराया था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों को पता है इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो आप लोगों को उससे पता चल सकेगा कि कैसा पेपर बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। तो आप सभी लोग आइएगा शाम वाली क्लास में, शाम को 8 बजे आप लोगों का सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों को वो पहले से शेड्यूल कर दिया गया है, तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। ये दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो किसने दिया था? वेंडा ने, कोलेकर ने, अल्टमान ने या हक्सले ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वेंडा ने। किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, आज 10 तारीख है, आज 10 जून है, तो आज आप लोगों को एक मॉडल पेपर और दिया जाएगा 200 क्वेश्चन का। 200 क्वेश्चन का आप लोगों को आज मॉडल पेपर और दिया जाएगा। आप लोगों को एक 6 तारीख को दिया गया था, एक 8 को दिया गया था, एक आज 10 को दिया जाएगा, और एक कब दिया जाएगा? तो एक 12 तारीख को दिया जाएगा। इस प्रकार जैसा कि आप लोगों को बताया गया था 4 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे 200 क्वेश्चन के। इन सभी को आप लोगों को OMR शीट पे लगाना है। 2 मॉडल पेपर तो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। अब ये आप लोगों को आज एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों को कल इसका आंसर शीट दे देंगे, उससे आप लोग इसके आंसर लगा लेंगे। और ये सब आप लोगों को कहाँ पे मिलता है? ये सब आप लोगों को पेड ग्रुप पे मिलता है, पेड ग्रुप पे। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन है उन लोगों को तो पता होगा। जो लोग नहीं ज्वाइन है और ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे मैसेज कर देंगे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाए कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। चलिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो सी वेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी वेंडा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ईथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ईथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, ईथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतुओं के व्यवहारों का। ईथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं के व्यवहारों का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस में करते हैं? तो ये सब लोगों को पता होगा, ये किस में करते हैं? ये न्यूरोलॉजी में करते हैं। नर्वस सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीटों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन किस में करते हैं? तो ये एंटोमोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? एंटोमोलॉजी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेरीकल्चर से संबंधित है। सेरीकल्चर से संबंधित है, यानी सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। सेरीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? तो सेरीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो सेरीकल्चर में करते हैं। और सुअर पालन का अध्ययन किस में करते हैं? पिगरी में करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में करते हैं। और मछली का पालन का अध्ययन पीसीकल्चर में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, एग्रोबायोटिक शब्द किसने दिया था? एग्रोबायोटिक शब्द जो है वो किसने दिया था? डी कांडोल ने, बैक्समैन ने, लेमार्क ने या वेटसन ने? तो एग्रोबायोटिक जो शब्द है वो बैक्समैन ने दिया था। किसने दिया था? बैक्समैन ने दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, सामान्य मृदा की BD कितनी है? BD को बोलते हैं बल्क डेंसिटी। तो सामान्य मृदा की जो बल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1.33 ग्राम पर सीसी। 1.33 ग्राम पर सीसी ये सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बलुई मृदा का आकार है। बलुई मृदा का आकार कितना होता है? ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। और आप लोग अपना जो रिवीजन है वो आप लोग
अच्छे से करते रहिए। रिवीजन आप लोगों का बहुत ज़रूरी है और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिए। डेली आप लोगों की 2 क्लास चलती हैं, एक सुबह 7 बजे चलती है और एक शाम को 8 बजे चलती है। तो दोनों क्लासेस के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिया करिए, क्योंकि दोनों क्लासेस के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उनको आप लोग तैयार करते रहिए। ये है आपका बलुई मृदा का आकार होता है। तो बलुई मृदा का आकार कितना होता है? 2 से 0.02 मिलीमीटर, 2 से 0.02 मिलीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ लोग कहेंगे ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। बी ऑप्शन में देखिए पहले पॉइंट लगा हुआ है, आप लोग पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है आपका मृदा की कृत्रिम इकाई है। मृदा की कृत्रिम इकाई क्या है? तो मृदा की कृत्रिम इकाई होती है किलोड़। क्या होती है? किलोड़। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कणों के अनुपात को क्या कहते हैं? ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक कणों के अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं, मृदा गठन कहते हैं, मृदा घनत्व कहते हैं, या नन ऑफ दीज? तो प्राकृतिक कणों के अनुपात को क्या बोलते हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। प्राकृतिक कणों के अनुपात को बोलते हैं मृदा गठन। क्या बोलते हैं? मृदा गठन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कुल रंध्राविकास किस संरचना में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कुल रंध्राविकास जो है वो किस संरचना में पाए जाते हैं? ग्रेनुलर, क्राम्बी, विलाकी या प्लेटी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राम्बी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोग सभी लोग आइएगा 8 बजे वाली क्लास में। शाम को जो 8 बजे वाली आप लोगों की क्लास चलेगी, शाम को 8 PM पे आप लोगों की क्लास चलेगी। उसमें आप लोगों को 2018 का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। 2018 का जो बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोगों को पता चल सकेगा कि बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। तो आप लोगों को पता है कि 2022 में भी इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर बना रही है। तो इसीलिए आप लोगों को 2018 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 2018 वाला पेपर सॉल्व कराइए, तो इसलिए आप लोगों को आज शाम को सॉल्व कराया जाएगा। तो सभी लोग आइएगा क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा क्लास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आ सकें। चलिए, तो हम मिलेंगे आप लोगों को शाम वाली क्लास में। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा 200 क्वेश्चन का, तो उसको आप लोग लगाइएगा। चलिए, सब लोगों को मिलेंगे अब शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।